चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहां से हमारा क्या है, ऑडिट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ऑडिट के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप होते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे ऑडिट? सबसे पहले है एग्रीमेंट, सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। अच्छा, इस एक्सेप्टेंस में मैंने तो एक वर्ड में लिखा है, बट इसमें अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। पहले प्रपोजल होगा, एंटिटी हमें प्रपोजल देगा, फिर उसके बाद में हम उसमें कई चीजें देखेंगे। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी उठाया ऑडिट लेकर आया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आप एक बात याद रखो अच्छे से, हम प्रोफेशनल हैं और हम ना ऐसे काम ले लिया और 3 दिन बाद बोल रहे नहीं नहीं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा यार, 10 दिन बाद बोल रहे हम तो नहीं कर सकते। ऐसे नहीं करते हम लोग। ऐसे कौन करता है मालूम है? नॉन प्रोफेशनल अकाउंटेंट करता है, क्योंकि वो क्या है, काम ले लिया, अब जब सर पे आया और उसको लगा यार अपने से हो नहीं पाएगा तो हाथ खड़े कर देता है। फिर हम में और नॉन प्रोफेशनल में फर्क क्या है? तो ऐसे ऑडिट नहीं लेना है। ऑडिट लेने से पहले आपको सारे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखने होते हैं। ठीक है ना, इस ऑडिट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी भी या नहीं होगी। इवन अगर आप एक देखेंगे, कल मैंने एक एसक्यूसी का रेफरेंस दिया था। एसक्यूसी है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल डू नॉट स्टार्ट वंस यू स्टार्ट द ऑडिट, रादर इट स्टार्ट्स व्हेन यू एक्सेप्ट द ऑडिट। हम जब ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग, बताओ, हम लोग है ना जनरली बिल्डर्स की ऑडिट नहीं लेते, ये हमारा अपना प्रोटोकॉल है फर्म का। हम बिल्डर्स की, डेवलपर्स की ऑडिट लेते ही नहीं है। 1 2 नहीं, कम से कम 10 बिल्डरों की ऑडिट करिए। देखो एक्सेप्शन हो सकते हैं, आप में से किसी के घर में पापा मम्मी कोई बिल्डर हो तो कहीं धर लो मेरे को, है ना। हाँ, पहले रास्ते में मैं जा रहा हूँ और सुबह एक बार मैंने क्लास में ना ऐसे बच्चों को कह दिया, सीए फाइनल की क्लास 2000, तो मैं तब छोटा ही था, तब मैं 21 साढ़े 21 साल का ही था, 22 साल का हूँगा। तो सीए फाइनल में मैंने क्लास में ऐसे कह दिया, तुम सबके सब गधे हो। ठीक है, बात खत्म। रात को 11 बजे कॉल आया, अब मैं सो रहा, क्योंकि तुम तो निशाचर हो, निशाचर समझते हो? हाँ, तुम तो निशाचर हो, लाइक उल्लू, है ना। हम तो नॉर्मल सीए बन चुके थे, तो रात को जगने का काम ही नहीं, तो हम 10 बजे सो गए। 11 बजे बोलता है फोन करके कि सर आपने हमें गधे कैसे बोला? हम आपको गधे नजर आते हैं? मैंने बताया था कि पहले आपको, ये नहीं बताया? अब मेरे तो 2-5 सेकंड तो समझ में ही नहीं आया कि मतलब आप सोचो ना, कोई आदमी गहरी नींद में और सडनली कोई फोन आए, हम गधे हैं क्या? 5-7 सेकंड तो आदमी को समझने में लगेगा कि आखिर कौन, कुछ ना नाम ना पता ना कुछ बताया, कौन बोल रहा है। मैंने कभी कौन बोल रहा नहीं, पहले आप ही बताओ हम आपको किस एंगल से गधे लगते हैं। हम सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं, फिर आपकी क्लास में आते हैं, फिर यहाँ से ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे तक ऑफिस में बॉस हमारे को परेशान करता है, आर्टिकलशिप चल रही होती है, फिर आके हम फिर क्लास में जाते हैं और दिन भर पढ़ते हैं। उसके बाद भी आपने मुंह उठा के गधे कह दिया। मैंने कहा भाई हो कौन? अब मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा मैंने सुबह क्लास में गधे कहा। लाइक गधे क्वाइट नॉर्मल, ऐसे क्या कह दिया, मतलब गधे हो तुम, बात खत्म। इसमें क्या हो गया भाई? वो रात को मेरे को तो टेंशन हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं गधा, मैं बेवकूफ, मैं पागल, ठीक है, तू गधा नहीं। बोले नहीं सर आपने अच्छा नहीं करा, आपने, मैं देख लूंगा आपको, और फोन रख दिया। अब मैं रात भर टेंशन में। अब मेरी क्लास होती थी सुबह 6 बजे, है ना, सर्दियों का टाइम सुबह, क्योंकि सीए फाइनल के बच्चे आर्टिकलशिप में जाते थे, तो 6 से 8, 8 से 10 ऐसे बैच होता था। अब 6 o'clock का मतलब मैं घर से निकलता था 5:15 साढ़े 5 बजे, है ना। और जब मैं, जहां मेरा कोचिंग था, मतलब वो रोड भी ऐसे सुनसान सी, मेरे तो गया ही नहीं। मैंने कहा वहां जाऊं, पता चले गेट खोल रहा हूं, खुली जीप लेकर आया, वो नहीं आती क्या नाम है, वैन, पुराने पिक्चरों में अपहरण करने की काम आती थी। शटर खोला, अंदर डाला, कूट काट के 8 बजे वहीं छोड़ गए। मैं गया ही नहीं। तो क्या ना, बच्चों का पता नहीं चलता कौन कब धमकी दे दे। तुम्हारे पापा मम्मी कोई हो बिल्डर वगैरह तो प्लीज डोंट माइंड। अब हमारी फर्म का प्रोटोकॉल है, हम नहीं लेते ऑडिट, क्योंकि हम ना ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम ऑडिट करने जाएं और वहां हमें डॉक्यूमेंट ना मिले। नहीं मिलते। 90% 80% रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स नहीं होते। अब आपको जब शुरू से पता था कि उस एंटिटी में ऐसा होगा, तो ऑडिट क्यों ली? मतलब देयर इज अ डाउट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ, देयर इज अ डाउट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजर्स, ओनर्स। तो ऑडिट लेनी ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ ना आप, लेनी क्यों है? फिर बाद में परेशान। अब हालत ऐसी हो गई ना, मतलब वो ना उगला जाए ना निगला जाए, ऑडिट हो नहीं रही और छोड़ सकते नहीं। छोड़ोगे तो फिर आपको आईसीए को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी अलग प्रोटोकॉल है, राइट। और कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको एविडेंस नहीं मिल रहे। और आप सोचो एविडेंस नहीं मिल रहे तो हम लोग डिस्क्लेमर दे देंगे। देयर इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट कॉल्ड डिस्क्लेमर, राइट, जहां पर हम लिख देते हैं वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। वो आपको क्लाइंट देने नहीं देगा।
देने ही नहीं देगा बिल्डर आपसे, वो उसका पहला ही सिस्टम है, ऑडिट रिपोर्ट क्लीन ही जाएगी। आप देख के दिखा दो नेगेटिव रिपोर्ट। अब आपका ऐसा हाल हो जाएगा, आप इतने प्रेशर में आ जाओगे, इतने प्रेशर में आ जाओगे कि आपको रातों को नींद नहीं आएगी कि क्या करें, और फिर फीस मिलने में और नाटक। तो ऐसे में आपको ऐसे ही किसी की भी ऑडिट आई और मुंह उठाकर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे नहीं करना होता है। वी नीड टू लुक इनटू द लाइक वेरियस एस्पेक्ट्स, वी नीड टू लुक इनटू द वेरियस मैटर्स कि भाई कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं वो देखना। उसके बाद अब ये एक्सेप्टेंस के लिए भी हमारे पास ऐसे है, आपको याद है मैंने कहा था हर चीज के लिए ऐसे मिलेगा, ऐसे 210 एंड SQC1। अच्छा SQC1 जो है ना वो मतलब ऑडिट क्वालिटी का है, तो वो शुरू से लेके नीचे तक के सारे स्टेप पे काम करेगा, समझ गए आप। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोलर मैंने कहा ना, क्वालिटी कंट्रोल जो है इट इज लाइक नॉट एट द वेरी फर्स्ट और लास्ट स्टेप प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि जब ऑडिट कर रहे हैं, खाना बनाने में क्वालिटी बेटा खाली सब्जी पकाते समय नहीं आती, सब्जी काटने से आती है, सब्जी चुनने से आती है एक्चुअली, राइट। ये जो शेफ कल बात करता था ना, ये खुद जाते हैं सब्जी खरीदने। आपको लगता होगा सब्जी खरीदने में क्या है, हाँ बहुत कुछ है। आलू की भी कम से कम 11 क्वालिटीज आती हैं, आप और हमारे लिए 11 क्वालिटी रख दो, सब एक जैसे लगते हैं। उनको पता चलता है, वो डिफरेंस जानते हैं कि किसमें क्या क्वालिटी, दे विल टेल यू इस आलू में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा और इसमें क्या, वो क्वालिटी से पहचानते हैं, इसीलिए उनके खाने में टेस्ट आता है। सो क्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट द वेरी मिडल ऑफ द एंटायर प्रोसेस, इट इज बेसिकली एट ईच एवरी स्टेप। तो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट करते समय भी क्वालिटी कंट्रोल। और मैं आपको ये बोल रहा हूं तो SQC1 में लिखा भी है, उसमें लिखा है क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट आएगा, उसमें पॉइंट नंबर 3 अग्रीइंग ऑन टर्म्स, राइट। अच्छा एक्सेप्टेंस को हम लोग इसकी ऐसे 210 की भाषा में क्या बोलते हैं, अग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, अग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप अभी ये नाम, ये ऐसे का नाम है, आपको भी नाम याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखना। दूसरा स्टेप, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, अब इसके बाद आपको ऑडिट से बैकआउट करने का तो ऑप्शन नहीं, अनटिल अनलेस क्लाइंट ही ऐसा कुछ कर दे कि यार हमारे पास ऑप्शन ही ना रहे ऑडिट को छोड़ने का। अच्छा तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने क्या करा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने जगह 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 लिख दिया ऑडिट नहीं हो रही छोड़ दो, ऑडिट नहीं हो रही छोड़ दो, ऑडिट नहीं हो रही। आप बताओ आधी ऑडिट कर ली और आप छोड़कर आ गए, कौन सा क्लाइंट आपको पैसा देगा, देगा क्या? और आप छोड़कर आ गए। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का ऐसा लगता है कि जैसे हम सीए बन गए ना, तो हमारे जैसे मैंने ऑफिस खोला दिलीप गुप्ता एंड एसोसिएट्स, बाहर एक लंबी लाइन लग रही है, हमारा ऑडिटर कैसा हो, दिलीप गुप्ता जैसा हो। यहां सीकर से स्टार्ट हो रही है और लक्ष्मणगढ़ तक जा रही है। लोग धूप में गर्मी में 45 डिग्री में खड़े, बोले कुछ भी हो जाए ऑडिट तो हम बस दिलीप गुप्ता जी से कराएंगे। और मैं कह रहा हूं ना तेरी ऑडिट नहीं लेंगे, हाँ तू आ जा, तेरी भी नहीं लेंगे, तेरी ऑडिट लेंगे। ऐसे नहीं होता, सालों लगते हैं ऑडिट। अभी 20-20 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी लोगों की प्रैक्टिस नहीं जमती है। इतना आसान नहीं होता है ऑडिट मिलना। तो ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठाया और ऑडिट में कह दिया नो, राइट। बट हमें कम से कम जब सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाएं अनअवॉइडेबल तो छोड़ना होता है। इसलिए ऑडिट बहुत सोच समझ के लिया, ऑडिट एक्सेप्ट हो गया। नाउ द सेकंड स्टेज इज प्लानिंग। व्हाई? क्या बिना प्लानिंग के कोई काम हो सकता है क्या? बताओ, बिना प्लानिंग के कोई काम हम कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। अरे यार कैसे नहीं कर सकते हम, बिना प्लानिंग के 150 करोड़ हो गए। हाँ आप कह रहे हो प्लानिंग, प्लानिंग के बिना सब पॉसिबल है। नहीं बताओ, हमारी पॉपुलेशन सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है विदाउट प्लानिंग। हो सकता है, बिना प्लानिंग के काम नहीं होता, ऐसा नहीं। हमारे मुख्यमंत्री बन गया बिना प्लानिंग के यार। तो बिना प्लानिंग के सब हो सकता है। फिर क्या नहीं हो सकता? बिना प्लानिंग के ना बेटा एक काम नहीं होता बस। विदाउट प्लानिंग 3 चीजें नहीं आती। काम टाइम से नहीं होगा, एफिशिएंसी से नहीं होगा और इफेक्टिवनेस के साथ नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, काम हो जाएगा। काम बिना प्लानिंग के कोई नहीं रुकता। बिना प्लानिंग के दुनिया में कोई काम नहीं रुकता, कोई भी काम नहीं रुकता। सिर्फ टाइम से नहीं होगा, या एफिशिएंसी नहीं आएगी, या इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, 2 महीने पहले प्लानिंग है, 3 महीने पहले प्लानिंग है, तो ऐसा है जी आपको ट्रेन की टिकट आसानी से मिल जाएगी, मन पसंद सीट मिल जाएगी, कम पैसे में मिलेगी, तत्काल के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे ना, हैसल फ्री, आराम से शांति से बैठ के, भागा दौड़ी नहीं करनी है। 3 महीने है, आराम से घर पे बैठ के शांति से 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे जब तुम्हारा मन करे टिकट बुक कराओ, जो तुम्हारा मन करे सीट चूज करो,
साइड अपर, साइड लोअर, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, जैसे चूज करना है करो। 7-8 लोग जा रहे, एक साथ सीट आ जाएगी और पैसा भी कम लगा। अब आप यही टिकट 2 दिन पहले बुक कराओ, तत्काल में बुक करानी पड़ेगी, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, पॉइंट नंबर 1। फिर भी तुम्हें सीट मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं, उसमें भी सीट तुम्हें तुम्हारी मर्जी की नहीं मिलेगी जो अवेलेबल है। और चौथा, कैंसिल कराए तो ₹1 नहीं मिलेगा, रिफंड 0 होता है तत्काल के अंदर। सब नुकसान हुआ। क्या एफिशिएंसी नहीं आई, मतलब जितना रिसोर्स हमने खर्च करा उतना फायदा नहीं मिला, इफेक्टिवनेस नहीं आई, यही हुआ ना। तो फिर क्या फायदा हुआ मुझे बताओ, ये नुकसान है। इसीलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये इसी के ऊपर है। आप इसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्लानिंग में ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। नाम ही गलत है। नाम गलत क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। नाम ही गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था ऑडिट प्लान। इन तीनों को मिलाकर ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम को मिलाकर बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग, राइट। इसको मिलाकर प्लानिंग कहते हैं। चैप्टर का नाम ही प्लानिंग है। ऑडिट स्ट्रेटेजी फर्स्ट स्टेप, ऑडिट प्लानिंग सेकंड स्टेप, ऑडिट प्लान सॉरी, एंड ऑडिट प्रोग्राम इज थर्ड स्टेप, एंड दे आर इंटरलिंक। स्ट्रेटेजी से प्लान बनता है, प्लान से प्रोग्राम बनता है। दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज प्लानिंग, राइट। दिस इज नॉट द प्लानिंग, खैर वो बाद में देखेंगे। वंस यू मेड द प्लान, प्लानिंग हो गई। अब आता है एग्जीक्यूशन। यहां से ऑडिट को हम परफॉर्म करते हैं। इस ऑडिट को परफॉर्म करने में भी हमारे पास में 3 स्टेप हैं। मेन स्टेप का नाम है ऑडिट परफॉर्म, और इसमें 3 स्टेप हैं। क्या? रिस्क असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसका नाम होता है दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये दोनों वो स्टेप है बेटा जिसके बिना तीसरा स्टेप, जो कि हमारी ऑडिट का सबसे मेन स्टेप है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक्चुअल में ऑडिट में मेन स्टेप यही है। ऑडिट में हम करते क्या है? डेफिनेशन। इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन इस स्टेज पर होता है, यानी हमारा जो ऑडिट का मेन स्टेप है, जो कोर स्टेप है, वो ये वाला है, where we actually examine the records, correct? But see, this step is totally dependent upon these 2 steps. ये दोनों स्टेप मतलब वो हैं जो बेचारे नजर नहीं आते, पर इसके बिना ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब ऐसे पैर भी नहीं उठा के रख सकता ये प्रोसेस। इतना डिपेंडेंट है ये वाला प्रोसेस। और ये दोनों स्टेप अगर किसी ने लगा दिए ढंग से, तो आप मान लीजिए आपकी ऑडिट का 70% काम हो गया। और ये दोनों स्टेप लगाने के लिए दिन कितने चाहिए? पूरी ऑडिट का 10% टाइम। यानी अगर ऑडिट हमारी, आप एक छोटी सी चीज सोचो, पूरी ऑडिट कौन करता है? आर्टिकल्स। ये तो आपने सुना ही होगा, देखा नहीं है तो क्या हुआ, सुना तो होगा ही, मालूम तो होगा कि ऑडिट आर्टिकल्स कर रहे हैं। अब आर्टिकल कितना अनाड़ी व्यक्ति होता है सोचो, गैर जिम्मेदार। मैं बताता हूं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप उससे बहाने पूछो, आप वो ऐसे ऐसे बहाने इन्वेंट करके लेकर आएगा कि आप भी एक बार तो मना ही नहीं कर पाओगे। एक आर्टिकल है जिसकी गाड़ी साल में 12 बार के हिसाब से पंक्चर होती है, हमारी नहीं होती। हमारी गाड़ी साल में पंक्चर नहीं हो रही है, 12 साल में कम से कम 5-6 बार भी पंक्चर नहीं हुई होगी। आर्टिकल की साल में 12 बार पंक्चर होती है। दादी को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं, दादी हर साल 2 बार के हिसाब से मर रही है। और दादी मरने के बाद दादा दूसरी शादी कर रहा है, दादा निपट चुका है, वो भी मर रहा है साल में 12 बार। जब मर जाए प्रिंसिपल को याद ही नहीं है दादी कब कब निपटी, किसकी निपटी। दादी, दादा, नाना, नानी, जिसको मर्जी है निपटा देते हैं, बताओ आप। और कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त है आपस में, इतना जबरदस्त। जैसे ही किसी ऑडिट पे जाते हैं, सबसे पहला काम आर्टिकल क्या करता है मालूम है? वहां जो स्टाफ है, क्योंकि हम अकाउंट्स के स्टाफ से, उनसे सेटिंग करना। मतलब सेटिंग वैसी वाली सेटिंग नहीं, तो सेटिंग क्या, अकाउंटेंट से सेटिंग करते हैं मान लो। और वो भी अगर अकाउंटेंट हम उम्र मिल गया तो और बढ़िया। तो ये आया आर्टिकल, अकाउंटेंट सबसे पहले मेरे को बोल रहा है कि सर आप ना, मैं सुबह 11 बजे आऊंगा। अब प्रिंसिपल तो गया, वो तो है नहीं, इसने मुझसे सेटिंग कर ली, सर 11 बजे आऊंगा क्योंकि मेरी क्लास होती है और 4 बजे निकल जाऊंगा। ठीक है भी, मैं समझ गया ये क्या चाह रहा है मुझसे। 3 बजे निकल जाता है इनफैक्ट। अब रोज बढ़िया काम चल रहा है, किसी दिन प्रिंसिपल का फोन आ गया मेरे पास, इसके पास नहीं आएगा, मेरे पास आएगा। प्रिंसिपल मतलब इसका जो सीए है, वो मुझे कॉल कर रहा है, सर वो कहाँ है बंदे, अगर बात कराओ, क्योंकि वो तो जानता है ये तो भाग गया होगा। मैं पहले से सेट हूं। मैंने कहा सर अभी गया है, अभी जस्ट अभी निकला, ये 5 बज रहे हैं, गया 3 बजे है। क्यों? इसने पहले ही बता रखा है ना मेरे को। बोले रोज सर, रोज तो 5:30-6 बजे तक ही जाते हैं, आज पता नहीं क्यों जल्दी निकले।
कुछ काम होगा, वो शायद आपके पास आने के लिए बोल तो रहते सुबह, पता नहीं कहां गए। बोले ठीक है, रख दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगा, भाई ऑफिस पहुंच, तेरे प्रिंसिपल का फोन आया। ये ऑफिस, अब प्रिंसिपल को क्या लगा, वाकई में ये ऑफिस से निकल के मेरे पास ही आ रहा था, पिछले 15 दिनों से 3 बजे भाग रहे हैं, लेकिन ये काम करता है आर्टिकल, कल पूरी ऑडिट संभाल रहे हैं, उसके भरोसे पूरी ऑडिट हो रही है, ठीक है। और उस ऑडिट में क्या ही हो रहा होगा ये तो आप जानते ही हो। उस रिपोर्ट पे मैं साइन कर दे रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल। तो सोचो इतना बड़ा रिस्क कोई प्रिंसिपल कैसे ले सकता है। और ये तय, अगर ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई ना बेटे, तो डिग्री गई आपकी, ये तय। यानी अगर आपकी बाई चांस ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई या कोई नेगेटिव आ गई या कुछ ऐसा हो गया जिसमें गड़बड़ है, सीरियस अगर उसमें कोई आपके ऊपर एलिगेशन लग गया, तो आपकी डिग्री जा सकती है। इतना बड़ा रिस्क आखिर कोई ऑडिटर कैसे ले लेता होगा कि आर्टिकल्स की हुई ऑडिट के बेसिस पे साइन इन 2 के बेसिस पे। हम हर ऑडिट में शुरू में 2 दिन जाते हैं, ये 2 काम कर कर आते हैं। आप भरोसा करिए, ये 2 प्रोसेस इतने गजब हैं कि ये दोनों लगाने के बाद हम लोगों को पता चल चुका होता है कि इस ऑडिट में ये वाला लगाने के बाद कहां कहां मिस स्टेटमेंट मिलेंगे और क्या रिपोर्ट जाएगी। मतलब 15 दिन की ऑडिट में से 2 दिन के अंदर हमको ये मालूम चल जाता है 99% कि इस एंटिटी की ऑडिट होने के बाद, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगने के बाद, कहां कहां पे मिस स्टेटमेंट आएंगे, कितने कितने मिस स्टेटमेंट आएंगे और कहां कहां पे क्या ओपिनियन जाएगी। सिर्फ फर्क कितना है कि हमको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। हमने देखा, बढ़िया लगा, अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए अपने को, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है क्या। ये किससे लगाया, आर्टिकल से। 14 दिन 13 दिन बाद आर्टिकल आएगा, वो रिकॉर्ड लेकर आया, उसको हमने देखा और उसमें वही वही मिस स्टेटमेंट मिले, बस खत्म काम। अब रिपोर्ट बना दो आप। अगर नहीं मिले या डिविएशन आया, सब्सटेंशियल डिविएशन आया, इसका मतलब है या तो मैंने ही गलती कर दी क्या लगाने में, ये 2 प्रोसेस लगाने में, या तो ये आर्टिकल ने ढंग से सब्सटेंटिव नहीं लगाया। वहां हम जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन के लिए। अदरवाइज जनरली हमको एंड में आधा 1 दिन जाना होता है और हम ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं। सो ये 2 प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, और इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके चैप्टर हैं अलग अलग, हर किसी का एक चैप्टर है। प्लानिंग के लिए हमारे पास इसके लिए चैप्टर 11 है, इसके लिए चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, इसके लिए दोनों के लिए चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, इसके लिए चैप्टर नंबर 4, 5 और 7। अब ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे आगे पीछे क्यों करा भगवान ही जाने, ठीक है। इसका मेन चैप्टर है 5 एंड 5 अलॉन्ग विद 4 एंड 7, ठीक है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट हो गई फाइनल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब रिपोर्टिंग। इसके लिए हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर, ठीक है। एक चैप्टर है जो पूरे में काम में आता है, इन यहां से लेके यहां तक। हमारा एक रूल है, क्या रूल है हमारा, डॉक्यूमेंटेशन। आप किसी भी प्रोफेशनल को देख लो, कभी हॉस्पिटल में कोई आपका रिलेटिव वगैरह कोई एडमिट हुआ होगा, भगवान ना करे कभी कोई हो, उसमें आपने एक चीज देखी होगी, डॉक्टर के पास में एक फाइल होती है, ठीक है। एक्चुअली 2 फाइल होती है। एक फाइल तो वो आपके डिस्चार्ज पर आपको वापस कर देगा, विच कंटेन्स नथिंग बट ओनली द एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स एंड द डिस्चार्ज समरी, राइट, और द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब, द रिपोर्ट्स ऑफ द टेस्ट जो आपके काम की है, राइट, आपके जो भी टेस्ट हुए उनकी रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज जो समरी बनती है वो, प्रिस्क्रिप्शन। एक फाइल मोटी सी डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल के पास रहेगी। ये फाइल क्या होती है मालूम है, जिस दिन आप एडमिट हुए से लेके जब तक आप डिस्चार्ज हुए के पूरे प्रोसेस का एक एक सिंगल मिनट का ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। ये भैया निपट गए क्या, अभी हैं? हाँ हो ना, मुझे गए क्या हो गया, नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है? क्या हो गया, रात को सोए नहीं क्या? कौन तेरा सर खा रही थी इसलिए सर दर्द हो गया? कर कुछ कर फिर। हाँ क्या हो गया, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो, तो वो पूरी फाइल मेंटेन करते हैं। पेशेंट कब एडमिट हुआ, कि कौन सा इंजेक्शन दिया, पेशेंट कब उठा, क्या खाया,
दवाई कब दी, हाँ कब सोया, यस इनफैक्ट दिन में अगर 4 बार उसका बीपी मेजर करा है, बीपी की रीडिंग्स, शुगर की रीडिंग्स, कौन से डॉक्टर ने कब विजिट करा, किस डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन बताया, किस डॉक्टर ने क्या, क्यों करते हैं सब, इसका फायदा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही नहीं करा, अब बताओ कैसे प्रूव करेगा डॉक्टर बेचारा मैंने ट्रीटमेंट सही करा, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो कहेगा कोर्ट में सर न्यायाधीश महोदय कृपया एक बार आप इसको दिखवा लो किसी और डॉक्टर को। अगर कोई डॉक्टर कहे कि इस बीमारी में ये ट्रीटमेंट नहीं होता तो आप मुझे सजा दे देना। अगर वो डॉक्टर कहे कि ये ट्रीटमेंट होता और ये ट्रीटमेंट सही है, अब यार उसके बाद भी कोई पेशेंट नहीं बचा तो नहीं बचा, इसमें डॉक्टर क्या करेगा, लेकिन आपने सही इलाज करा इसका एविडेंस तो चाहिए ना। यही होता है कोई भी बेटा, कोई भी देखो आप इंजीनियर जब काम कराता है, ठेकेदार काम कराता है ना, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, ठेकेदार काम कराता है ना, तुम्हारे सबके घरों में काम हुआ होगा कभी ना कभी, ठेकेदार के हाथ में कभी आपने नक्शा देखा है क्या, कभी नहीं होता, ठेकेदार तो आके वो बीड़ी फूकता रहेगा, चाय पीता रहेगा और हाँ दीवार बना दे। अब ना ठेकेदार को पता है दीवार क्यों बन रही, ना मिस्त्री को पता है दीवार क्यों बन रही, दीवार बन रही है बस। यही, अरे आप हंस रहे हो, सच में यही होता है, यही फैक्ट है। आप इंजीनियर को देखो, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हाथ में नक्शा, वो बिना नक्शे के काम ही नहीं करता, पहले नक्शा बनता है, काम स्टार्ट ही बाद में होता है, पहले नक्शा बनेगा, पहले पार्टी से पूछते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर नक्शा बनेगा, नक्शा क्लाइंट को दिखाएंगे, समझाएंगे कि भाई देखो नक्शा हर किसी को समझ में नहीं आता ना, क्लाइंट को समझाते हैं आसान भाषा में, देखो ये ऐसे ऐसे होगा, क्लाइंट ओके कर देगा, नक्शे के ऊपर साइन कर देगा ओके, उसके बाद काम चालू होगा। भाई क्यों, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कल को क्लाइंट ने बोला दीवार गलत बनी, हाँ तो कोई बात नहीं, तोड़वा के दोबारा बना देंगे, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, आपने तो कह दिया तोड़ तो देंगे और कहीं और बना देंगे, पैसा लगेगा, क्योंकि आपने पहले इसको अप्रूव किया था। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो क्लाइंट को तो 1 मिनट लगता है ये कहने में कि सर आपने गलत दीवार बना दी, मैंने यहां नहीं यहां बोला था। आप क्या करोगे, आप अब या तो लड़ो एक दूसरे से, सर फोड़ो एक दूसरे का ईंटों से, या फिर आप अपना पैसा छोड़ो, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों करा डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि फिर काय के प्रोफेशनल हो जब तुमको यही नहीं पता कि साला हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक मतलब आपको पता है हमारे आप तो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले कभी हुआ करता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग एक टॉपिक था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। उसमें 6-7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे जो ऑडिट में होते ही होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, उसमें से एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमारे 6-7 बेसिक प्रिंसिपल्स है। ऑडिट करोगे तो ये प्रिंसिपल्स साथ में चलते ही चलते हैं, ठीक है, इनके बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते। उसमें से एक क्या होता था, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन कोई एक चीज के लिए नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ये 1 से लेके 4 तक आप जो देख रहे हैं इसमें, और इसके लिए हमारे पास पूरा एक अलग से स्टैंडर्ड है ऐसे 230, और इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अब देखो सारे चैप्टर आ गए क्या, 1 तो आप पढ़ चुके, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और 5 7 ये आ गए, 6 वहां आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, 9 10 अभी आप भूल जाइए। 9 10 क्यों भूल जाना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, करेक्ट। अच्छा स्टैंडर्ड देखो, आपको सारे में स्टैंडर्ड बताते हैं। यहां पे एसक्यूसी ऐसे 210 प्लानिंग के लिए, ऐसे 300 रिस्क असेसमेंट के लिए, 315 330, ठीक है। इसके लिए तो भरे पड़े, सब्सटेंटिव के लिए तो इसके लिए तो भरे पड़े ऐसे 500 की जो पूरी सीरीज है ना वो इसी काम के लिए है। कंप्लायंस इंटरनल कंट्रोल के लिए अलग से नहीं होता, 330 में ही आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का आ गया, रिपोर्टिंग ऐसे 700 सीरीज। एक भी स्टेप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो विदाउट स्टैंडर्ड हो, इसीलिए हम ये पढ़ें या हम स्टैंडर्ड पढ़ें एक ही बात है, मतलब हम स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो ये स्टेप मतलब स्टैंडर्ड्स, बात भेजे में गई, कोई दिक्कत इसके अंदर, इसको लिखना चाहते हो क्या आप, लिख लो, समरी है आपके सारे चैप्टर्स की। कहां लिखोगे, इस नोट्स के लास्ट पेज पे लिखो। चलो अब है हमारे पास में प्लानिंग। तो जैसा अभी हमने आपसे एक चीज कहा कि प्लानिंग में हमारे पास में, ठीक है, किसी भी तरीके से प्लानिंग में कुछ नहीं होता। प्लानिंग बेसिकली एक ही पर्पस के लिए होती है। पर्पस क्या है, टू कैरी आउट द ऑडिट
रुक ही नहीं रहा है, घुसे ही जा रहा है। इन इफेक्टिवली एंड टाइमली मैनर। इसका मन कर रहा है बोले यहीं बैठे हो आज। देखो दो चीजें हमने बोला, ऑडिट को इफेक्टिवली करने के लिए और ऑडिट को टाइमली करने के लिए, ठीक है, टू कैरी आउट ऑडिट। अच्छा, प्लानिंग की मैं आपको सच बताऊं, प्लानिंग की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप अगर कहीं प्लानिंग की डेफिनेशन ढूंढेंगे ना तो प्लानिंग का डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, तो ढूंढना ही मत। आप ऐसे लिख सकते हो, प्लानिंग का मतलब अगर आपको लिखना है नहीं मैं जबरदस्ती बना रहा हूं, प्लानिंग का कोई मतलब, प्लानिंग प्लानिंग है, फिर भी आप लिख सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीजें। ये हमने जबरदस्ती बनाई है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। समझ गए आप? मैं आपको फिर कहता हूं, ये हमने सिर्फ बनाया है नहीं। ऑडिट प्लानिंग का कोई डेफिनेशन नहीं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट ऑडिट। और अच्छी डेफिनेशन बनाते हैं, टू कंडक्ट ऑडिट टाइमली, एफिशिएंटली इसको बोलते हैं प्लानिंग। ये आप अभी कहीं नोट डाउन कर लेना यहां, ठीक है ना। व्हाट इज, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में। सो व्हाट इज प्लानिंग, यहां लिख देना व्हाट इज प्लानिंग, ऐसा लिखना व्हाट इज प्लानिंग और ये लिखोगे। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के बेनिफिट्स हैं। जब भी हमने पढ़ा प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिवली एंड इन टाइमली मैनर, ठीक है। कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एक और इन्होंने ऐड कर दिया, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली जब आप लिखते हो एफिशिएंटली, यहां नहीं लिखा हुआ, देखो हमने तीन लिखे थे, इफेक्टिवली, टाइमली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या है? हाँ, कम समय में ज्यादा काम करना। हाँ वही टाइम ही हो गया ना, कम समय में, मतलब दो चीजें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपने मुझे बताया एफिशिएंटली, एफिशिएंटली बताया ना, एफिशिएंटली मतलब कम टाइम में ज्यादा काम करना। तो फिर इफेक्टिवली क्या है? कम, बेटा जोर से बोलो, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे, अभी बोले थे ना आप कुछ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। दो वर्ड है एफिशिएंसी और इफेक्टिव। क्या डिफरेंस होता होगा दोनों में? उल्टा बोल दिया बेटे। एफिशिएंटली मतलब टाइमली, ये तो आपने सही बोला था, कम टाइम में ज्यादा काम, इसको बोलते हैं एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट, इसको बोलते हैं इफेक्टिवली। गलती की बात मत करो बेटा। अगर आप ये जब बोलते हो कि मैं आपको ये बोलूं मैं कम से कम गलतियां करके पढ़ाऊंगा, आप सोचिए पहली क्लास में मैं आऊं, मैं बेटा कोशिश करूंगा तुम्हें मैं कम से कम गलत पढ़ाऊं तुम पढ़ोगे क्या मुझसे? ये बोलना ही कितनी बड़ी बेवकूफी नहीं हो गई क्या? आते ही आप अपने आप के ऊपर डाउट क्रिएट कर दिए। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाऊं और गलतियां कम से कम। ये नहीं बोल, डॉक्टर बोले मैं कोशिश करूंगा, तू हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे ऑपरेशन सही हो। पहले मैंने गलतियां करी हैं, लेकिन तेरे ऑपरेशन में कोशिश करूंगा कि कम। पिछली बार वाले पेशेंट को मैंने इतना सा कट लगाना था, मैंने पूरा काट दिया था। मैं कोशिश करूंगा कम काटूं कैंची अंदर ही रह गई। बेहोश करा था वो अभी तक उठा नहीं है, 5 साल हो गए वो अभी तक उठ नहीं पा रहा है। आप मुझे बताओ ये बोलना भी किसी एंगल से लॉजिकल है क्या? तो ऐसे नहीं बोलना कभी भी। क्या बोलना है? एफिशिएंटली। अब देखो जब हमने बोला इफेक्टिवली, हमने बोला एफिशिएंटली। एफिशिएंटली तो ये टाइमली, इसमें दोनों बातें आ गई। दो ये गलत लिखा है इन्होंने, बट ये आ गई। एफिशिएंटली में और टाइमली में भी फर्क होता है। टाइमली का मतलब है जो डेडलाइन आपने हमें दी उसमें काम हो जाएगा, और उसमें भी मुझे कम टाइम लग रहा है, तो ये फिर क्या हो जाता है? एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब ही यही है कि कम रिसोर्सेज में बेटर काम। तो हमने जब इफेक्टिवली लिखा, इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ गए।
बट फिर भी अच्छी बात है, इन्होंने लिख दिया। हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एसएस। प्लानिंग करने से ही होता है, भूलते नहीं। भूलते नहीं मतलब ओवरलुक नहीं होता, राइट? ओवरलुक नहीं होने का मतलब ये कि कोई चीज छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैं ट्रेवल करता हूं जब भी अभी भी इतने साल हो गए, और अभी तो मैं ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 बार ट्रेवल करता हूं। एक बार तो तुम्हारे यहां आता हूं, इसके अलावा एक आध बार ऑडिट पे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। एक आध ऑडिट हर वीक में, 2 वीक में एक बार हो ही जाती है, ठीक है? जिस दिन निकलना होता है उससे एक दिन पहले सुबह से मैं अपना बैग लगाना चालू करता हूं। 24 घंटे तो बैग लगाने में नहीं लगते होंगे, बैग लगाने में तो 5 मिनट लगते हैं। बैग में सामान जो रखना है, क्योंकि मुझे बड़ा इरिटेशन होता है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मुझे कुछ भी चीज बाजार से खरीदने जाना पड़े। मतलब वो नहीं होता कि यार जाओ बाजार से खरीदने जा रहे हैं, अब पहुंच गए और जाके बाजार से खरीदने लेके ये नहीं मिल रहा, ये रह गया, वो रह गया, और रहेगा। अब आप सुबह से प्लानिंग कर रहे हो का ये मतलब नहीं कि बैग पैक सुबह से कर रहे हो, इसका मतलब है कि प्लानिंग सुबह से चल रही है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है ना जो थोड़ी देर में अभी पढ़ाते पढ़ाते एकदम से याद आया कि यार वो भी सामान लेके जाना है, राइट? तो अब मुझे याद रहेगा शाम को जब मैं बैग पैक करूंगा तब मैं या तो रख लूंगा, नहीं होगा तो जाके बाजार से लाके रख लेंगे। पर जब आप ट्रेवलिंग स्टार्ट हो, सो से लेके और वापस घर पहुंचने के दौरान एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी आपको जरूरत पड़ी और आपके बैग में ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो, किस प्लानिंग से। और आप प्लानिंग मत करो, सुबह निकलना और रात को 10 बजे बैग पैक कर रहे हो, या तो आपको आधी चीजें ब्लिंकिट से मंगानी पड़ेगी। ब्लिंकिट जानते हो ना, ब्लिंकिट से 5-10 मिनट में आ जाता है वो, और वो लेता है डबल रेट ऑलमोस्ट। या तो ब्लिंकिट से मंगाओ, या फिर सुबह सुबह भागो, आधा सामान स्टेशन से खरीद रहे हो, आधा सामान एयरपोर्ट पे ले रहे हो, आधा सामान वो, यही होगा। और एयरपोर्ट पे तो लेना मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे महीने का राशन ले लिया क्या। एक रेजर खरीद लिया आपने शेविंग करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो महीने का सामान हो गया, अब इस महीने खाना नहीं खाना है अपने को, ऐसा होता है। तो आप ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। प्लानिंग कर लोगे तो ये नहीं होगा। तो प्लानिंग से होता है ना वो स्टैंडर्ड आपने इतने सारे पढ़े, खुदा ना खास्ता कोई स्टैंडर्ड छूट गया ऑडिट करने के दौरान और रिपोर्ट चली गई, तो बेटा अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि किसी की नजर में ना आए कि मैंने इस ऑडिट में ये स्टैंडर्ड छोड़ दिया है। आ गया ना किसी की नजर में तो एलिगेशन लगी। इसीलिए ऑडिट का प्लान करने का फायदा यह है कि ऑडिट टाइमली हो जाती है, इफेक्टिवली हो जाती है, एंड इट इज इंश्योर्ड दैट ऑल स्टैंडर्ड्स आर कंप्लाइड। अब इसके बेनिफिट्स देखो, एक होता है बेटा पर्पस, एक होता है बेनिफिट। बचपन में तुम लोगों को सिखाया गया होगा पर्पस एंड बेनिफिट सेम, ठीक है? ऐसा सुना होगा आपने, पर्पस एंड बेनिफिट आर सेम। पर्पस एंड बेनिफिट्स आर नॉट सेम। क्या डिफरेंस होता है? पर्पस वो बेनिफिट है जिसके लिए ही ऑडिट कराया, एंड अदर बेनिफिट्स या बेनिफिट्स वो हैं जो हो गए, उन्हें कराने का है, उसके लिए हमने ऑडिट नहीं कराया था। नहीं समझे आप? नहीं समझे? चलो बस दोबारा समझते। जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए ऑडिट करा वो कहलाता है पर्पस, ऑब्जेक्टिव। अगर ये ना मिले तो ये ऑडिट करना बेकार। अब चूंकि ऑडिट कर रहे हैं तो 2-4 बेनिफिट और हो जाते हैं। हम नहीं चाहते थे वो हो गए तो भी ठीक, नहीं होते तो कोई भी दिक्कत नहीं, पर हो गए तो बहुत बढ़िया, राइट? तो नीचे जब आप पढ़ने वाले हैं ये बेनिफिट है, ठीक है? पर्पस तो हमारा ये था कि ऑडिट टाइम से हो जाए, इफेक्टिवली हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए। पर्पस। बेनिफिट क्या है देखो, इट हेल्प टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। आप इंपॉर्टेंट एरियाज में आप अटेंशन मतलब दे सकते हो, पता चल जाएगा ना पहले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब देखो ऑडिट में क्या होता है ना, ऑडिट में हर ऑडिट के अंदर 70% स्टेप्स वो होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। मतलब हर ऑडिट में 70% 60% चीजें कॉमन होती हैं। जो चीजें वहां चेक करी वहां पे भी करने, तरीका वही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसे चेक करने का तरीका पूरी दुनिया में सेम है। पूरी दुनिया में किसी भी एंटिटी में चले जाओ आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल को चेक करने का एक ही तरीका। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को उठाओ, जो अमाउंट आ रहा है वो देखो, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ वो देखो, बात खत्म। और कोई तरीका होता हो तो बताओ आप कोई सा भी नेचर ऑफ एंटिटी ले लो तो सेम ही रहेगा ना। परचेस को चेक करने का तरीका पूरी दुनिया में सेम है, परचेस के बिल से चेक करेंगे। सेल्स को चेक करने का तरीका पूरी दुनिया में सेम है, उनमें कुछ अलग नहीं होता। अलग होता है 20-25% आइटम में। वो जो एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन पर हमें ध्यान सबसे ज्यादा देना होता है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए तो बेकार हो गया ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जैसे भी आपको बताया ना, हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो देयर आर लाइक कॉमन चीजें हमें याद ही रहती हैं। कॉमन चीजें हम नहीं भूलते कभी भी, क्योंकि वो कॉमन है। एक दो चीज ऐसी होती है जो स्पेशल होती है या जो याद नहीं रहती, आप प्लानिंग करके रख लोगे तो याद रहेगी, ठीक है? सेकेंड,
हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जितनी भी आने वाली समस्याएं पहले पता चल जाती है, और ये सच है। आप जब 8, 10, 15 ऑडिट कर लोगे ना, तो 16वीं ऑडिट से आपको समझ में आने लग जाएगा पहले कि यार कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो ये आर्टिकल नहीं चेक कर पाएगा। तो हम वो काम आर्टिकल को देते नहीं। पहले हमारा क्या होता था, डबल टाइम लगता था। डबल टाइम क्यों? आर्टिकल को दिया, गलत कर आ गया, मैं चेक कर रहा हूं, राइट। उससे भी ज्यादा टाइम लगता था। पहले हमने चेक, आर्टिकल ने करा, गलत चेक करा, फिर समझाया, सिखाया 2 दिन, फिर इसने गलत करा, फिर जाके मैंने ही करा, ट्रिपल टाइम लग गया। ऐसा हमने 10 बार कर लिया, हमको समझ में आ गया आर्टिकल के बस की बात नहीं है ये। तो हम अब जब 11वीं प्लानिंग करेंगे ना, उसको डालेंगे ही नहीं आर्टिकल की, हटाओ, हमको ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो हम नहीं करना है। ये डिफरेंस होता है प्लानिंग करने का। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आपको पहले पता चल जाती है, राइट। थर्ड, इट हेल्प्स टू प्लान, ये तो वही ऊपर वाला हो गया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन सेलेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम जानते हैं आप क्या होता है? बताया था ना पीछे हमने। अरे टीम नहीं, एंगेजमेंट टीम मतलब, हाँ वही, जैसे हम कोई भी ऑडिट आती है, हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है। तो ऑडिट असाइनमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट। कल ही तो पढ़ा था एंगेजमेंट, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। आप ऑडिट असाइनमेंट बोलो या एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट बोलोगे तो बेटर रहेगा। ऑडिट एंगेजमेंट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है, ठीक है। टीम मतलब, जैसे देखो ऐसा है ना, हमारी फर्म फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर हैं और मान लीजिए 20 आर्टिकल है। अब ऐसे थोड़ी ना होता कोई ऑडिट आती तो हम सारे के सारे 24-25 लोग वो मिनी बस बुक करा रखी है। जैसे कोई ऑडिट आई, चलो बुलावा आया है, और सारे के सारे वो उसमें बस में भर के और चल दिए, और क्लाइंट के वहां जाके लो साहब हम आ गए। क्लाइंट कह रहा सर छोटा सा ही ऑफिस है, इसी में हम लोग 3 लोग बैठते थे, 2 आपकी जगह थे, भी 24 की बारात कहां ठहराए, फिर धर्मशाला बुक करा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब भी कोई ऑडिट आती है तो हम उस ऑडिट में एक टीम बनाते हैं, छोटी सी टीम, जिस टीम में एक हेड होगा और बाकी टीम मेंबर्स होंगे। हेड कौन होगा, सीए। अब वो चाहे फर्म का पार्टनर हो या फर्म का एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन होना सीए चाहिए, करेक्ट। वो और प्लस 2 या 3 या एज पर द रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स, इसको बोलते हैं टीम। अब टीम में हम किन लोगों को लेना पसंद करेंगे, जो लोग उस तरह की ऑडिट को करने में सक्षम हो, उस तरह की ऑडिट को करने में केपेबल हो, करेक्ट। अब सवाल है कैसे पता चलेगा, देखो ये कई बातों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ शी इज गुड इन डूइंग इंटरनल ऑडिट, करेक्ट। और अगर मेरे पास कोई, अभी हम आगे आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ाएंगे तब बताएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इफ शी इज गुड इन डूइंग इंटरनल ऑडिट और मैं इसको ले जाऊं फाइनल ऑडिट में, क्या होगा, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं निकल रहा, ये उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगी। शी इज गुड इन डूइंग इंटरनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट, और इसको भेज दिया इंटरनल ऑडिट में, बेकार हो गया। ये टैक्स ऑडिट करने में बहुत एक्सपर्ट है। टैक्स ऑडिट्स क्या होती है, वो जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम करते हैं। ही इज गुड इन डूइंग टैक्स ऑडिट, जो काम है 2 दिन में कर सकता है, बाकी को 6 दिन लगते हैं, और मैं इसे टैक्स ऑडिट में नहीं भेज रहा। तो ये नहीं मैं बेवकूफ हूं, तो कि आपको पता ही नहीं। और ऐसा मालूम है कब होता है, ऐसा 2 केस में होता है, या तो प्रिंसिपल बेवकूफ है या फिर प्रिंसिपल ने प्लानिंग नहीं करा। प्लानिंग करते तो क्या होता, प्लानिंग करते तो ये होता कि हमें पहले से पता होता कि इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, तो हम पहले दिमाग लगाते। तो प्लानिंग करने का फायदा क्या होता है, प्लानिंग करने का फायदा है कि टीम मेंबर का सिलेक्शन आसान हो जाता है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फैसिलिटेटिंग डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम, देखो जो जो मेन पॉइंट है वो ऑलरेडी अंडरलाइन है, राइट, नोट्स में। आप उतने कोई हाईलाइट कर लेना या मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, आपने टीम बनाई, कितनी भी अच्छी टीम बना लो बेटा, कितनी भी अच्छी टीम, पर देखो है तो बच्चे ही ना, आपकी तरह बड़े तो है नहीं। तो अब कितनी भी अच्छी आप टीम बनाओगे, उनको डायरेक्शन देना ही पड़ता है। बच्चे देखो बच्चे ही होते हैं बेटा। हम घर से अपने छोटे बच्चों को कितना भी समझाते हैं, बेटा बाहर जाओ, गली के बाहर मत जाना, है ना। साइकिल चला रहे बच्चे मान लो, बेटा गली के बाहर मत जाना, वहां पे तेज गाड़ी आती है, खेलते खेलते किसी के घर में मत घुस जाना। पर अब बच्चे तो बच्चे हैं, आपने कहा और मान लिया, फिर तो काय के बच्चे नहीं, एक आध बार तो वायलेशन होना चाहिए ना, बड़े होने के बाद तो चालान कटेगा, छोटे हैं तब तो कर ले। तो हमको बाहर खड़ा ही रहना पड़ता है, के साथ में जब वो खेलते हैं खड़े रहना पड़ता है। तो हमें पता है वो गाड़ी चलाते चलाते बाहर चला जाएगा, क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन एंड सुपरविजन। तो यू ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड देम, बट इट्स क्वाइट कॉमन। तो आर्टिकल्स जो हैं वो भी ऑडिट के लिए बच्चे ही तो है, तो हमें उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि भाई देखो आपने कर रहे हो ऑडिट, बताया जैसा कर रहे हो, बट फिर भी वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन देम। अब कितना डायरेक्शन देना है, कितना सुपरविजन देना है बेटा, ये भी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। ये कई बातों पर डिपेंड करता है। ऑडिट का नेचर,
आर्टिकल की कैपेबिलिटी, आर्टिकल का एक्सपीरियंस, पुराना आर्टिकल है, खेला खाया हुआ है, इसको पता है कैसे क्या काम करना है, तो कम सुपरविजन। नई आर्टिकल है, बच्ची है, अभी इसको पता ही नहीं है, राइट, तो थोड़ी सी इसके अंदर अभी क्या ना वो बचपना होगा, थोड़ा नादानी होगी, होती है, सब में होती है, तो दो चार बार डांटना पड़ेगा, दो चार बार हार्श होना पड़ेगा, दो चार बार सिखाना पड़ेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा, तो डायरेक्शन सुपरविजन ज्यादा चाहिए, ये डिपेंड करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, assisting wherever applicable in coordination the work done by such other experts or auditors। कभी कभी ऐसा होता है कि अदर एक्सपर्ट्स का भी हम यूज करते हैं अपनी ऑडिट के अंदर, है ना। अदर एक्सपर्ट्स का मतलब जैसे किसी कंपनी में हमसे पहले इंटरनल ऑडिट हो रही है, आपको बार बार ये वर्ड आ रहा होगा इंटरनल ऑडिट, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का बताऊंगा अभी आपको, ऑडिट मेन ऑडिट से पहले जो ऑडिट होती है उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो इंटरनल ऑडिट हो रही है, अब आपसे पहले इंटरनल ऑडिट हो गई, सो दिस इज एन एडवांटेज, इट्स अ प्रिविलेज टू अस। हाउ इट इज अ प्रिविलेज? इट इज अ प्रिविलेज बिकॉज हमने जब ऑडिट करी, हमसे पहले वो ऑडिटर आ चुका, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हम लोग जब यहां पढ़ रहे होते हैं, हम आपको ऑडिट करना सिखाते हैं, हम आपको इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं, स्टैट्यूटरी कैसे करते हैं, टैक्स कैसे करते हैं, ये नहीं सिखाते। दैट मीन्स द वे ऑफ डूइंग ऑल काइंड ऑफ द ऑडिट इज सेम। अब वो आया, वो कर रहा है, he is also a chartered accountant, what is the sense of doing the same work again and again? So why don't you use the work done by him, but उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। so वो हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, उसको कोऑर्डिनेट करना भी आसान होता है। कोई भी किसी बच्चे को डाउट अगर होता है ना, जब मैं यहां हूं तब तो आप यहां पूछ ही सकते हैं आराम से, और अदरवाइज आप जो है व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप बहुत बढ़िया चीज है, उसमें वो फोटो खींच लो जो भी चीज में डाउट है, और एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। ऑडियो से आप अपनी क्या बात ढंग से कह पाते हैं, टाइपिंग में इतना तो टाइम खराब होता है, और फिर भी आप वो बात नहीं कह पाते ढंग से जो आप पूछना चाह रहे हो। तो व्हाट्सएप पे सबसे अच्छा फीचर है, ऑडियो डाल दो उसके अंदर, क्या पूरा रिकॉर्ड करके, सर इसमें ये पैरा समझ में नहीं आ रहा या ये लाइन समझ में नहीं, हाँ हाँ यही नंबर है मेरा। तो ये हमारा ऑडिट प्लानिंग का बेनिफिट। अब देखो इसके आगे, कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लेते हैं, इसमें ऐसा क्या है नीचे वाले टॉपिक में। अरे बस बस सिंपल प्रोसेस है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो 8 नंबर के लिए। नीचे इसको 5 स्टार लगाओ बेटा, 5 स्टार। अरे टॉपिक पे और कहां बेटा है, नेचर ऑफ ऑडिटिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, इरिटेटिंग मत कर देना, इटरेटिव प्रोसेस है, कहीं इरिटेटिंग करके आ जाओ, हाँ हाँ भल्ला। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। देखो जनरली क्या होता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो होता यह है कि प्लानिंग एक शब्द ही ऐसा है कि हमारे दिमाग में थॉट ही आता है कि प्लानिंग है तो शुरू में ही होती होगी, यही आएगा ना, प्लानिंग है तो शुरू में ही होगी, ऐसा हमारे दिमाग में थॉट आता है, कॉमन, राइट। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं, तो प्लानिंग खत्म होती है और ऑडिट स्टार्ट करा और प्लानिंग खत्म, ऐसा हमने मान लिया, ऑडिट स्टार्ट प्लानिंग खत्म। बट प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ द वर्क विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट एंड कंटिन्यू टिल यू इश्यू एन ऑडिट रिपोर्ट। हमने वो टाइम भी देखा है जहां आज शाम को ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है, राइट, और सुबह हम वापस से ऑडिट में चेंज कर रहे हैं, एंड द ऑडिट रिपोर्ट डिलेड फॉर नेक्स्ट 2 और 3 डेज और 4 डेज। होता है ये बहुत 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 रेयर है, लेकिन होता है, ये वाला तो बहुत एक्सट्रीम है। द ऑडिट रिपोर्ट इज अबाउट टू इशू, दैट मीन्स आप पूरी ऑडिट कर चुके, सारे ऑडिट प्रोसेस आप लगा चुके, सारा काम आप कर चुके, स्टिल यू आर चेंजिंग द होल ऑडिट प्रोग्राम। दैट हैपेंस रेयरली बट दैट हैपेंस। पता ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट बीच की बात चलें, ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग चेंजेस मैनी टाइम्स। अब सवाल ऐसा क्यों होता होगा, एक बार प्लान कर लिया तो वापस चेंज क्यों होता होगा, वाई इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, इटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यूस, इटरेटिव मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, उसको बोलते हैं इटरेटिव, ठीक है। तो ऐसा क्यों, प्लानिंग होने के बाद काम चालू कर दिया, काम चालू होने के बाद वाई देयर इज अ नीड टू चेंज द प्लान, क्या होता होगा जो प्लान में चेंज करना पड़ता होगा, अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब व्हाट इज अनसर्टेन,
आओ भाई, ऐसा क्या होता होगा जो आपको प्लान में चेंज करना पड़ता होगा? यार कॉमन सेंस लगाओगे तो ही आ जाएगा ना, तो उसमें सोच जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमने जो डिसाइड करा वो क्यों नहीं होगा वैसे? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, कोई रीजन तो होगा ना। आखिर हमने, आप सही तो कह रहे हो, ये तो आप सही बोल रहे हो, पर वो नहीं हो पाया तो फिर हम, अगर हमने जो डिसाइड करा वो हम ही ना कर पाए तो हमारा तो प्लान करना ही बेकार हो गया। तो ये बात लॉजिकल नहीं है ना। या तो कोई रीजन हो कि हमने जो सोचा वो हम नहीं कर पाए। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? उसको मत बताओ बेटा, मेरे को बताओ। आई एम द राइट पर्सन, है ना? ऐसा मुझे लगता है। इसमें डायनेमिक एनवायरनमेंट या एसएम आज कल पढ़ा है क्या एसएम में? क्योंकि ये डायनेमिक एनवायरनमेंट वहीं आता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में डायनेमिक एनवायरनमेंट नहीं आता। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है डायनेमिक एनवायरनमेंट। वो चिपका दिया नहीं, ऑडिट में क्या डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा? आप पहले तो एक बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मालूम है? ऑडिट इज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल ही पढ़ाया था आपको। ऑडिट इज ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका, और जो हो चुका उसमें कोई चेंज इन एनवायरनमेंट का इंपैक्ट कैसे आएगा बताओ? वो तो हो चुका ना, रिकॉर्ड्स बन चुके। तो इफ देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, हाउ डज लाइक इट इंपैक्ट्स प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वो तो आगे के इफेक्ट करेंगे ना। प्रोस्पेक्टिव को अगर एग्जामिन कर रहे होते तो ये बात सही होती। और सोचो बेटा, सोच जाएगा थोड़ा सा अगर। हाँ, टॉपिक समझ में नहीं आया? टॉपिक तो आ गया ना, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या है? तो सोचो फिर। नीचे लिखा हुआ नहीं है, आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो नीचे पढ़ के वो कहीं मिल जाए। छठी क्लास में हम जब थे ना, तो इंग्लिश के पेपर में एक पैरा आता था, और पैरा के नीचे 4 क्वेश्चन आते थे। अब पैरा तो समझ में आता नहीं था, तो क्वेश्चन पढ़ के उसमें ढूंढते थे कोई वर्ड, सेम कोई वर्ड ऊपर मिल जाए। हाँ याद आया, ऐसी हरकत यहां मत करो। हाँ वो इस सब मैं तो बता रहा हूँ, छठी से शुरुआत हुई थी इस बात की, उसके बाद से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अरे ऑडिट के दौरान कई बार क्या होता है, देखो हम जब ऑडिट करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हो? देखो कभी भी कोई चीज समझ में ना आए ना बेटा, तो रूट कॉज में जाया करो, आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ऑडिट में कुछ भी स्पेशल नहीं है। हमें मतलब जो हमारे अंदर कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जो हम सोच रहे हैं या बता रहे हैं वो आप भी सोच सकते हो, बस आपके तरीका सही पकड़ोगे ना, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले। आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऐसा लगने लगेगा ऑडिट बहुत इजी है, तो हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हमें वो ट्रिक पता है। वो ट्रिक सीख लो तुम भी, आसान है। आपको कभी भी कोई चीज समझ में ना आए, उसके रूट कॉज में चले जाओ। आपने प्लानिंग कैसे करी होगी, क्या चीज देखकर आपने प्लानिंग करी होगी, क्या सोच के प्लानिंग, क्या क्या चीज फैक्टर्स होंगे जिनको देख के प्लानिंग करी होगी आपने? क्या देख के प्लानिंग करी होगी आपने? मतलब क्या सोचा होगा प्लानिंग करते समय, मैं ये काम करूं तो ये काम क्यों करूं मैं? ऐसा आपने क्यों सोचा होगा? एंटिटी के रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी लेके यही करा होगा ना आपने। तो हमने एक अंदाजा लगाया होता है कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। अच्छा, रिकॉर्ड्स तो हमने देखे ही कहा है, रिकॉर्ड्स तो अब हम देखेंगे, रिकॉर्ड्स तो अब हम चेक करते तब देखते हैं, तो रिकॉर्ड्स तो अभी हमने देखे ही नहीं है। ये बात समझ में आई? तो रिकॉर्ड्स अभी हम देखेंगे, अब जब देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करें, अभी हमने रिकॉर्ड्स को देखे बिना एक अंदाजा लगाया कि यार इस एंटिटी के रिकॉर्ड्स में इतने एंटिटी से हम कुछ बात कर लेते हैं। एंटिटी से उसका टर्नओवर पूछ लिया, साइज पूछ लिया, एंटिटी का नेचर ऑफ वर्क पूछ लिया, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछ लिए, हाउ दे मेंटेन द रिकॉर्ड ये पूछ लिया, जनरल बातें आप पूछ लो। एंड देन वी एक्सपेक्ट अबाउट द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स। इस तरह के ट्रांजेक्शन इस एंटिटी में हुए होंगे। इस जैसे आप देखो, मैं आपको और आसान प्रोसेस बताता हूं। आज मैंने नेस्बी से आधा 1 घंटा बात करी। इस आधा 1 घंटा बात करने के बाद मैं इसके बारे में कितना ही जान सकता हूं, मुझे बताओ आप कितना जान लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात करके आप किसी व्यक्ति के बारे में कितना ही कुछ जान लोगे? तो जो ये मुझे बोल रही है, उसमें जो अच्छी बातें बुरी बातें वो मैंने सुन ली, उसके आधार पर मैंने इसके बारे में एक ओपिनियन बनाया होगा। आप सब यही करते हो, मैं भी यही करता हूं, आप सब यही करते हो। एक ओपिनियन बनाया, यार ये ऐसी लड़की है, इसमें ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसके साथ बिहेव करूंगा। यही हम करते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि जब मैं इसके साथ एक्चुअल में बिहेव करूं, मान लो हम दोस्त बन गए, अब हम जब रोज मिल रहे हैं
तो मैं जो बिहेव कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं, जो मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई, पर मुझे वो एक्चुअल में मिलेगा ऐसा थोड़ी ना होता है। बट कितनी सारी बातें हैं आपको अब इसके बारे में धीरे धीरे पता चलेंगी जो आपको शुरू में नहीं पता थी। तो यू प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स यू नोन एट द बिगिनिंग। बट ऐसा नहीं होता, मेरे आप किसी से दोस्त बनाते हैं, किसी को भी अपना, जब या कोई भी आप किसी से कोई भी रिलेशन में है, तो हम उसके बारे में, यार तुम, मेरे को तो नहीं पता था तू इतना खराब आदमी है यार, मुझे तो नहीं पता था तेरा यार नेचर ऐसा है यार, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि तेरा नेचर इतना इतना एग्रेसिव होगा यार। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस एट द बिगिनिंग, एंड यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस एट द बिगिनिंग नॉट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, it was not possible to know at the beginning. So when we do audit, we comes to know various different information about entity which you were not knowing at the beginning. ऑडिट के दौरान आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं एंटिटी के बारे में जिनके बारे में आपको प्लानिंग के टाइम पे नहीं पता था। तो क्या करें फिर? इग्नोर कर दें क्या उसको? क्या करना चाहिए? इग्नोर कर दें? हो सकता है बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड आपको मिलें जिनके बारे में आपको एंटिटी ने शुरू में बताया ही नहीं कि हमारे यहां ये रिकॉर्ड भी होते हैं, नहीं बताया उसने आपको, फिर भी वो रिकॉर्ड आप एग्जामिन नहीं करोगे क्या? करना पड़ता है। इवन व्हेन यू डू ऑडिट यू फाइंड सम मिस स्टेटमेंट, कुछ फ्रॉड। मुझे शुरू में लग रहा था कि यार इस वाली एंटिटी के परचेज में ज्यादा फ्रॉड नहीं मिलने वाले, इसमें ज्यादा फ्रॉड नहीं मिलेंगे। सो व्हाट आई डिड, आई सेलेक्टेड फ्यू ट्रांजेक्शन आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था ज्यादा फ्रॉड एंड एरर मिलेंगे, सब अच्छा अच्छा लग रहा था, है ना। किसी आदमी ने आपके साथ शुरू के 2 दिन बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करा, बहुत पॉजिटिवली बिहेव करा, बड़ा एकदम प्यार मोहब्बत वाला बिहेव करा, तो मन में ये ख्याल भी कैसे आएगा कि ये आदमी बुरा हो सकता है? कैसे आएगा बताओ जरा? आ सकता है क्या? अनटिल अनलेस वो आदमी आपके साथ सच में कुछ बुरा ना कर दे। तो यही ऑडिट में होता है। शुरू में आपने अपनी एंटिटी की इमेज इतनी अच्छी दिखाई, हमें इतना पॉजिटिव इमेज दिखाया कि हमें लगा भाई ये एंटिटी से गजब तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट? ऐसा आपने हमें बताया। सो हम लोगों को लगा मिस स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, सो हमने छोटा छोटा प्लान करा। बट व्हेन स्टार्टेड एग्जामिनिंग विद इन परचेज वी फाउंड लॉट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। अब बताओ माथा खराब नहीं होगा कि साला परचेज में इतने फ्रॉड है इनके, तो बाकी ट्रांजेक्शंस में तो पता नहीं इन्होंने क्या कांड करे होंगे। तो आदमी क्या करेगा फिर? यही करेगा ना कि प्लान चेंज करेगा, करना ही पड़ेगा। और ऐसा कितनी बार होगा नहीं पता, ऐसा कितनी बार होगा नहीं पता, ऐसा कितनी भी बार हो सकता है। तो फिर इसीलिए प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, राइट? Why? Because there are many circumstances which were not existing at the beginning, जो अब हैं। There are various facts and information which was not available to the auditor, वो अब मिली। Or the information which was obtained by the auditor at the beginning is found mismatched at the later stage. बाद में वो इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, तो हमें प्लानिंग में चेंज करना पड़ता ही है। ठीक है, तो बात भेजे में गई। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का अच्छे समझ में आ गया? सोच लो, चले ना आगे हम लोग। गुड। देखो, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, देन ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ। अच्छा, यहां ये लाइन गड़बड़ कर दी इन गधों ने यार, बहुत ही बेकार घटिया लाइन। कौन सी लाइन? दैट से आप रुक जाना, उस लाइन को मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखो एग्जाम में तो लिख के आनी पड़ेगी, तो लाइन को लिखना तो पड़ेगा, करेक्ट? लेकिन आप अपन अभी इसको इग्नोर करते हैं। अभी अपन कैसे पढ़ते हैं? प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। डिस्क्रीट मतलब कांस्टेंट फेज नहीं है, एक बार हो गई बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। एक बात कॉमा लगाया, उसके आगे की लाइन को हम सीधा कहां से पढ़ेंगे? प्लानिंग इंक्लूड्स मैटर सच एज। अब प्लानिंग में क्या क्या आता है? एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपको समझ में ही नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी आपने एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं पढ़ा, आपने रिस्क असेसमेंट नहीं पढ़ा। मैं आपको भी समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल काम है। अभी तो ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी समझाऊंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। सेकेंड, ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एंटिटी एंड हाउ इट इज कंप्लाइंग। अब ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग। लीगल फ्रेमवर्क, FRF पीछे बताया तो था मैंने आपको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वैसे तो डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, बट थोड़ा आपने पढ़ा है।
तो एंटिटी ने एफआरएफ लगाया या नहीं लगाया? आप मुझे बताओ, किसी एंटिटी ने शुरू में जब हम बात करते हैं, एंटिटी ने आपको पीएनएल पकड़ा दिया, सर ये हमारा पीएनएल है। अब इसको बिना चेक करे मैं कैसे बताऊं इसमें एफआरएफ लगाया नहीं लगाया? बताओ कैसे पता चले इसमें एफआरएफ लगाया नहीं लगाया? चेक करने पे पता चलेगा ना। तो जब चेक करना चालू करा तब पता चलेगा। इसीलिए द डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी आपको नहीं पता, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट आपको नहीं पता अभी। परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं पता आपको अभी। हाँ नहीं पता, मैं क्या करूं, ये तो आगे आएगा। तो सर हम क्या करें अभी? अभी रट लो, अभी रट लो बोला है। हाँ ऐसे नहीं बोला रट लेना, अभी आगे पढ़ लेंगे ना तब रटना नहीं पड़ेगा। आगे पेज में पढ़ लो, एक लाइन रह गई जो मैंने कहा था वो पढ़ाऊंगा मैं अभी, ठीक है, वो भी पढ़ना बाकी है। सो अब इस पूरे पैरा में काम की बात क्या है? इस पूरे पैरा में अगर आप काम की बात देखेंगे तो बेटा पहली लाइन काम की है खाली, इट इज, बस खत्म। बाकी तो और वो हेडिंग में और कुछ काम का नहीं है। पॉइंट जहां पे हो रहा है ना इटरेटिव प्रोसेस, उसके आगे फुल स्टॉप अगर हम लगा दे, लगाना नहीं, बस वही लाइन काम की है। उसके नीचे की तो मैंने आपको समझाई नहीं अभी। और उसके नीचे तो ये दे रखा है प्लानिंग में क्या आता है, ये बता रखा है। ये तो इसका उस कंटिन्यूस प्रोसेस और इटरेटिव प्रोसेस से क्या लेना देना, ये तो बताया नहीं। तो एक जनरल बात हो गई ना, प्लानिंग में क्या आता है। आप समझे मेरी बात? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना? तो वो रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट पहली लाइन है और वो है लाइन हेडिंग में, खत्म। तो ऑडिट इज अ प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस, बस इतनी सी ही बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब एक बड़ी शानदार चीज पढ़ाते हैं, देखो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का क्या मजा है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला कि जो ऑडिट है वो प्लानिंग हम कब से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें साला कोई शादी में बुलाए ना बुलाए, सामने वाले ने अभी तक शादी का कार्ड नहीं छपवाया, उसने अभी तक शादी फिक्स भी नहीं करी, तुमने कपड़े पहले सिलवा लिए। इंस्टीट्यूट को ऐसा ही लग रहा है, सामने वाले को अभी तक उसने बोला भी नहीं तुमको बुलाएंगे, तुम उसके बारे में 4 बार पूछ चुके, वो बार बार टाल रहा है, लेकिन तुमने कपड़े सिलवा लिए और दूल्हे से महंगे कपड़े सिलवा लिए। नहीं, ये इंस्टीट्यूट ने ऐसा हमारा सोच के रखा। जैसे मान लीजिए 2025-26 अब ये भी खत्म हुआ है। अब मान लो आप 2025-26 की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। 2025-26 की ऑडिट होगी कब? 25-26 में या 26-27 में? 26-27 में ईयर एंड होने के बाद। तो हमने मान लीजिए इसकी ऑडिट तो हमारे पास थी, इसकी ऑडिट की जो बिगनिंग हुई वो बिगनिंग हो गई, मान लीजिए जल्दी कर लेते हैं, 15 अप्रैल को स्टार्ट हो गई, ठीक है। 15 अप्रैल से स्टार्ट हुई, मतलब इसमें प्लानिंग वगैरह सब करेंगे हम। तो 15 अप्रैल से हमारी ऑडिट स्टार्ट हो गई और एंड हो गई कब? मान लेते हैं 12 जुलाई को एंड हो गई, ठीक है। 15 अप्रैल से स्टार्ट हुई का मतलब है उसमें प्लानिंग वगैरह करना वो सब आएगा, प्लानिंग भी करनी है एक्सेट्रा, वो सारी आएगी। तो 15 जुलाई से स्टार्ट करी, 15 अप्रैल से, और 12 जुलाई को खत्म। एंड अब हमें ये नहीं पढ़ना, हमें तो पढ़ना है 2026-27 इसकी प्लानिंग कब से करें। 2026-27 ये वो ईयर है जो अभी एंड भी नहीं हुआ, कि ऑडिट की प्लानिंग अपना प्रिय आईसीआई कहता है 13 जुलाई से स्टार्ट कर दो। समझे आप? नहीं समझे क्या? अरे ये तो समझे ना कब से स्टार्ट करनी है। अब लॉजिक देखो, अभी तो साला 26-27 समाप्त नहीं हुआ, समाप्त छोड़ो, चालू ढंग से नहीं हुआ। 3.5 महीने हुए अभी, ईयर चालू नहीं हुआ, 12 महीने का साल, उसमें 3.5 महीने, मतलब 25% निकला है अभी तो साल। और हमको ये भी नहीं पता इस साल के हम ऑडिटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी तो तुम्हारी विदाई हुई है, ठीक है, वो भी ढंग से नहीं हुई। उसके बाद एंटिटी थोड़ा सांस लेता, रिलैक्स करता, फिर उसके बाद में ईयर एंड होता, फिर आपको ऑडिटर अपॉइंट करते। और मान लो ईयर एंड से पहले भी कर दिया अपॉइंट ऑडिटर, तो भी ईयर एंड होने से पहले आप क्या करोगे? इंस्टीट्यूट कहता है यहीं से प्लानिंग स्टार्ट कर दो। और कब तक करते रहना? जब तक कि 26-27 की ऑडिट खत्म ना हो जाए। अब ये खत्म कब हो रही है? मान लीजिए 15 अगस्त 2027, इतना टाइम, मतलब कितने साल हो गए? तब 1 साल। यहां से प्लानिंग, कोई लॉजिक निकल रहा है क्या इस बात का? ये एंड होगी, प्लानिंग एंड।
ये प्लानिंग एंड क्यों? क्योंकि इस दिन ऑडिट ही एंड हो गई, ऑडिट एंड ऑन एंड ऑफ ऑडिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल की भी ऑडिट आप कर रहे हो। अब इसका लॉजिक नहीं पता, मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी ये बेवकूफी। ये होता है क्या कोई, यार यहां से एंड हो रहा है, अभी नया साल चालू नहीं हुआ, उसका कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं, ईयर का पता नहीं, ना हमारा अपॉइंटमेंट होगा ये पता, क्या प्लानिंग करेंगे? पागल। और कहेगा एंटिटी आपको, आप कल तो गए थे आज फिर आ गए, और आकर आप एंटिटी को बोलो सर एक छोटा सा काम है सर, अगले साल की प्लानिंग। जूता मारेगा आपके सर पे, वो जूता मारेगा। बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट नहीं करते हम ऐसे यार, बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट। आप सोचो अभी 25-26 खत्म हुआ है ना, हम अब मई में ऑडिट चालू करेंगे कंपनीज की स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिनमें हम बात करें लिस्टेड कंपनीज वगैरह की, भी तो हमने चालू ही नहीं करी है। अभी तो हम अप्रैल में क्या है, थोड़ा सा बैंक ऑडिट से फ्री होते हैं, तो 25-26 अप्रैल से पहले तो हम हमारे दिमाग में भी ये थॉट नहीं आता कि हमें ऑडिट पे जाना भी, जबकि ऑडिट आ गई सबकी, जिन जिन की ऑडिट आनी थी वो आ गई सब, पर लेकिन प्लानिंग भी हम कब से स्टार्ट करेंगे? अब मई में। तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू लाइक बिगिन द प्लान, बना रखा है, समझ गए आप? अब आओ उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट ऑफ की। अब एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये टॉपिक पे सवाल तो कभी नहीं आएगा कोई भी, लेकिन ये टॉपिक, ये वर्ड बहुत काम में आएगा आगे जगह जगह है। तो इरेज हाथ से करना पड़ेगा? अच्छा, पूरा करेंगे तो पूरा चला जाएगा ऐसा, खाली लिखा हुआ नहीं होता? हाँ, एक टॉपिक है, मतलब वो एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट में, ऐसे कोई सवाल उसके ऊपर नहीं पूछ रहा आपसे, पर वो आपको पता होना चाहिए। भी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस भी किया था। एक टर्म होता है बेटा एंगेजमेंट टीम, ठीक है? आप इसको आज पढ़ लीजिए, फिर आगे जहां पे भी आएगा तो हम बार बार नहीं पढ़ने वाले हैं इसको। एंगेजमेंट टीम में कैसे बनती है? कोई भी एंगेजमेंट टीम में टीम विच परफॉर्म, ठीक है, पर्टिकुलर ऑडिट, असाइनमेंट। जो टीम कोई पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट परफॉर्म करती है उसको ऑडिट टीम बोलती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। जो टीम ऑडिट असाइन, पर्टिकुलर असाइनमेंट मतलब इसलिए क्योंकि हर एक ऑडिट असाइनमेंट के लिए अलग ऑडिट टीम बनेगी, ठीक है? 2 असाइनमेंट के लिए सेम टीम नहीं होती, मतलब हो सकती है बट वो मानी 2 अलग अलग टीम में जाएगी एक बार। अब इस टीम में कौन आता है? इस टीम में एक तो होगा टीम का हेड, ठीक है? आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे हेड ऑफ द टीम, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। इसमें पार्टनर वर्ड आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि यह फर्म का पार्टनर होगा, ठीक है? पार्टनर वर्ड आने से आप यह मत समझ लेना कि यह फर्म का पार्टनर है। ये कौन होगा? ये सीए, मस्ट बी सीए, मस्ट बी। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, मस्ट बी सीए, यहां लिखा है हमने प्लस, मतलब एंड, या तो फर्म का पार्टनर या तो फर्म का एम्प्लॉय। बेटा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए होते हैं और फर्म में जॉब करते हैं, नॉर्मल है, इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। सीए बनने के बाद आपको, मतलब किसी को होता है ना प्रैक्टिस में ही रहना है, प्रैक्टिस में रहने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो दे यूज टू वर्क इन सीए फर्म एज एन एम्प्लॉय। तो कोई भी सीए अगर सीए फर्म में जॉब करता है वो भी टीम का हेड हो सकता है। सीए तो है ही ना, वो टीम का हेड होगा, लेकिन होना सीए ही चाहिए। अब अगर वो सीए और फर्म का एम्प्लॉय है लेकिन टीम का हेड है, तो भी क्या बोला जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर ही बोला जाएगा। एंड
रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इस ऑडिट एंगेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? इसके ऊपर। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एंगेजमेंट। उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट की प्लानिंग करने की, उसे परफॉर्म करने की, उस पर रिपोर्टिंग करने की पूरी जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर ही। करेक्ट? क्योंकि वरना फिर टीम बनाने का फायदा क्या? हर काम के लिए मान लीजिए फर्म में अगर हम चारों पार्टनर हैं, हम 4 पार्टनर हैं, अब हर काम का साला हमारे ही सर पे जिम्मा है, तो फिर ये पूरी फर्म में हम चारों के अलावा ये 20-25 आर्टिकल रखने, है ना, और 2-3 सीए एम्प्लॉय रखने का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं ना। तो टीम में पूरी जिम्मेदारी हेड की होगी। ऐसा नहीं है कि फर्म के पार्टनर्स की जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप एक बात नहीं भूलना, अल्टीमेट जिम्मेदारी तो फर्म के पार्टनर्स की होती है एज फार एज पब्लिक इज कंसर्न। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? फर्म के पार्टनर्स की ही रहने वाली है। लेकिन कम से कम इंटरनली तो हम टीम पे डालेंगे ना। बाहर वालों को जब जवाब देने की बारी आएगी तो हम दे ही देंगे, पर जब बात आएगी अपनी टीम के अंदर जिम्मेदारी डालने की, वो इनकी रहेगी। ठीक है? तो एंगेजमेंट पार्टनर, इसके अलावा और कौन होता है? इसके अलावा टीम में हेड ऑफ द टीम एंगेजमेंट पार्टनर। ये यार अपन ने फालतू बना दिया, इसी में लिख दिया मैंने, एक्चुअली मुझे ऐसे बनाने थे 3 पर इसी में आ गया। चलो कोई नहीं। अच्छा, बाकी अदर टीम मेंबर्स। अब अदर टीम मेंबर्स में कौन होगा? मेनली तो देखो इसके अंदर आर्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है? कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी फर्म के कुछ असिस्टेंट, ये असिस्टेंट कौन होते हैं बेटा? ये असिस्टेंट होते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी वजह से सीए नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन सॉरी वो फाउंडेशन के बाद छोड़ दिया या इंटर के बाद छोड़ दिया, वो सीए फर्म में नौकरी करने लग जाते हैं। नौकरी, दे आर नॉट आर्टिकल्स, उनको बोलते हैं ऑडिट असिस्टेंट। तो इन लोगों को बुलाते हैं। और एक और मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, ये बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है, एक्सपर्ट्स। कभी कभी हमें अपने साथ ना एक्सपर्ट को लेके जाना पड़ता है। जैसे हम जब कभी भी पेट्रोल पंप की ऑडिट करते हैं तो हम अपने साथ में एक केमिकल इंजीनियर को लेके जाते हैं या कभी कभी बुलाते हैं। क्यों? पिछली बार शायद अपन ने डिस्कस किया था, है ना, पेट्रोल का टैंक है, अब हम नहीं निकाल सकते यार वो। आप सोचो कि हम वो बचपन में जो कैलकुलेशन करते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, उससे क्लोजिंग आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। ठीक है? उनका अलग एक कैलकुलेशन होता है। बिल्डिंग है, उसका वैल्यूएशन, और इवन समटाइम्स लाइक स्टॉक कुड बी ऑफ सच अ नेचर दैट यू कैनॉट वैल्यू, सो वी कैनॉट ट्रस्ट टू द एंटिटीज वैल्यूएशन एज वेल एज वी ऑल्सो कैनॉट डू दैट वैल्यूएशन। अब नेचर ही स्टॉक का ऐसा है, मैं वैल्यू निकाल नहीं सकता, और एंटिटी ने जो वैल्यू निकाला उस पर हमको भरोसा आ नहीं रहा, तो देन व्हाट टू डू? या तो मैं रिपोर्ट में नेगेटिव कमेंट डालू, अब वो बेवकूफी है। तो आप एक्सपर्ट को बुला लो, घबराने की कोई बात नहीं। पैसा कौन देगा? एंगेजमेंट वो क्लाइंट देगा। तो वी नीड टू कॉल एक्सपर्ट समटाइम्स, सो टीम कुड इंक्लूड। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंगेजमेंट टीम। ठीक है? एंड द हेड ऑफ द टीम इज नोन एज एंगेजमेंट पार्टनर। नाउ व्हाई वी स्टडीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक हियर? आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग। हम जब कभी भी एंगेजमेंट परफॉर्म करने जाते हैं, टीम बन गई। अब ऑडिट को जब हम बोले परफॉर्म करना है, सो टेक्निकली इट इज लाइक स्टार्टिंग विद प्लानिंग। परफॉर्म करने का यह मतलब नहीं कि सीधा आपने एग्जामिनेशन करा। परफॉर्म का मतलब है प्लानिंग से लेकर रिपोर्टिंग। तो आज अगर कोई एंगेजमेंट टीम है, मैं उसमें एंगेजमेंट टीम का हेड हूं, एंगेजमेंट पार्टनर। 2 और 2, ये 3 और 2, ये 5 असिस्टेंट है, मतलब 5 अपने टीम के मेंबर है, टीम मेंबर। इसमें से ये मान लीजिए तीनों चारों ये आर्टिकल हैं, ये असिस्टेंट है, ये हमने टीम बनाई। अब हम 5 और 1 6, हमारा काम क्या है? इस एंगेजमेंट की प्लानिंग, परफॉर्म एंड रिपोर्टिंग। अब सामान्यतः ये माना जाता है कि प्लानिंग करने का काम मेरा, ऐसा ये वो एक ट्रेंड मिसकंसेप्शन है, हिस्टोरिकली मिसकंसेप्शन है दैट प्लानिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई सपोज टू मेक द प्लानिंग ऑफ दिस एंगेजमेंट, है ना? यही माना जाता है ना, हेड ऑफ द टीम विल प्लान।
इंस्टीट्यूट कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या करें, इन प्लानिंग यू शुड ऑल्सो परफॉर्म में तो हम सब काम करेंगे, बल्कि मैं नहीं करूंगा, तुम 3-5 करोगे, पर प्लानिंग में भी इन्होंने बोला दैट यू शुड ऑल्सो इंक्लूड अदर टीम मेंबर्स, खास तौर पे की टीम मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स है, की टीम मेंबर्स है, उनको भी शामिल कर लो। क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि जो ऑडिट में, जैसे देखो टीम मेंबर्स में क्या होता है, ये हमारे साथ पिछले साल भी सेंटिटी के ऑडिट में था, तो इसको तो पता ही है ना काफी बातें इस टीम के बारे में यार, तो इफ ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्लानिंग, इजंट इट गुड इनफ, कितना बढ़िया काम हो जाएगा यार, तो करो ना शामिल। ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसी को बनाना है। सी लुक एट, एंगेजमेंट पार्टनर शेल एंड अदर की मेंबर्स, engagement partner and other key members of engagement team shall be involved in planning and participate in discussion with other team members, होना ही चाहिए। और यही बेटा टीम के लीडर की क्वालिटी होती है, सबका साथ सबका विकास, है ना, यही तो लीडरशिप है। आप जितना अच्छा, मेरे को पता है प्लानिंग में ये कुछ नहीं सपोर्ट करेगी, तो खुद ही ब्लैंक है, पर इसको अगर प्लानिंग में बिठा लिया भाई साहब, खुशी के मारे बावली हो जाएगी ये। आप एक बार इस बात को, नहीं आप हंसने की बात नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आप इस बात की पॉजिटिविटी को समझो। जब आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम के लोगों को शुरू से साथ रखते हो, तो उनके मन में ये भावना नहीं आती कि साला काम होता है तब हमारी याद आती है, हाँ ये है। तो अब मुझे पता है ये प्लानिंग में कोई इनपुट नहीं देने वाली, दो इन्होंने तो ये लिखा है कि जो की टीम मेंबर्स हैं उनको शामिल करो। की टीम मेंबर्स कौन है, जो उन्होंने पहले हमारे साथ ऑडिट करी है, या जो सीनियर आर्टिकल है, मान लो ये पिछले साल हमारे साथ ऑडिट में था, ये सीनियर आर्टिकल है, इनको शामिल करने का तो लॉजिक समझ में आता है क्योंकि इसके पास कई सारी ऑडिट का एक्सपीरियंस है और उसके पास इस ऑडिट का एक्सपीरियंस है, इसको तो शामिल ही नहीं करना। बट इन्होंने एक बात लिखी, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर, डिस्कशन। आप दो बातें पढ़ो, एक तो की टीम मेंबर्स को टीम में शामिल करना है, प्लानिंग में शामिल करना है, एंड आगे क्या लिखा, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन अमंग टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स में डिस्कशन करो प्लानिंग के बारे में। देखो बेटा अपनी ये प्लानिंग है, अपन ने ये देखा वो देखा, बताओ तुम्हारा कोई इनपुट है क्या, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब, राइट। ये लिख के बताना, ये तो समझाने के लिए, लिखकर यही आना है, दैट ऑडिटर शेल इंक्लूड और एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर शेल इंक्लूड इन द एंगेजमेंट टीम प्लानिंग एंड डिस्कशन अमंग द टीम। इट हेल्प्स इन यूजिंग देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, इससे आपको उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, एंड इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्लानिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है।